बच्चों का सवाल है। कोरोना की महामारी में जब सब लोग घर में बैठे थे और डरे हुए और तो सहमे हुए थे, उस वक़्त ये बच्चे अपने वालिदैन से निकल के घर से बाहर निकल के यहाँ आए और इन्होंने लोगों की सेवा की। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं सरकारी दाव पेज पे जाऊँ तो शायद उसमें बात नहीं बने, क्योंकि सरकार के अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होंगे। लेकिन मैं समाज की तरफ से सरकार से ये विनम्र आग्रह करता हूँ कि ये सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे सामाजिक जिम्मेवारी है कि जिन लोगों ने कोरोना में अपनी जान पे खेल कर लोगों की जान को बचाया, वो अगर सड़क पे बैठे हों तो ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, ये समाज के लिए कोई अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है। सरकार को चाहिए, आज इतने मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, इतने पीएचसी खुल रहे हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें कि मैन पावर की कमी है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि सरकारी दायरे से बाहर निकल के इंसानियत के दायरे में और सामाजिक जिम्मेवारी के तहत जो लोग ये सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये सियासत नहीं करना चाहता यहाँ पे, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं, हर आदमी की जिम्मेवारी, आपकी जिम्मेवारी है, समाज की जिम्मेवारी है कि जिन लोगों ने कोरोना में अपनी जान से खेल के किया वो सड़क पे नहीं बैठने चाहिए। ये उन लोगों की आप बेइज्जती कर रहे हैं जो वो है। मेरी सरकार से विनम्र निवेदन है, मेरा माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से विनम्र निवेदन है, मेरे सरकार के एहलकारों से विनम्र निवेदन है कि वो बराए मेहरबानी इनकी बात को कानूनी दायरे से बाहर सोच के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे और इनकी कुर्बानियों को देख के, इनके जज्बे को देख के, इनकी मेहनत को देख के इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें ताकि ये सड़कों पे ना बैठे। सड़क पे इनका बैठना मैं समझता हूँ समाज के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत कि 70 साल देने वाली कांग्रेस थी, प्रोटेक्शन देने वाली कांग्रेस थी, और अब जब कांग्रेस थी नहीं पावर में तो ले गया जिसको लेना था। इसलिए अब थोड़ा महसूस हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो हमें डोल बजा के यहाँ वोट ले रहे थे, उनके बस में कुछ नहीं था। अगर था, हमने 2014 के लोकसभा चुनाव में दिया कि इफ़ वी आर वोटेड टू पावर वी विल स्ट्रेंथन 370 एंड अदर थिंग्स जो आपने उसमें देखी होगी। हमें उसका खमियाजा भी उठाना पड़ा। रेस्ट ऑफ द कंट्री में भाजपा ने उसको एक्सप्लॉइट किया, मगर हमने उसके बावजूद भी अपना यू टर्न नहीं किया। जब 5 अगस्त को इन्होंने पार्लियामेंट में ये इस तरह के अनडेमोक्रेटिक तरीके से लॉज पास किए, 6 अगस्त को शाम को कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है, हम उस पॉलिसी मेकिंग बॉडी के फैसले के बुनियाद पर यहाँ अपनी तूती बोल रहे हैं, किसी फर्द के उस पर नहीं। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का डिसीजन है दैट वी विल फाइट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट एंड द रिक्वायर्ड स्टेटस जो हमने दिया। हम तो देने वालों में थे, हम तो लेने वालों में नहीं है। तो जब हमारा वक्त आएगा, क्या पता है अल्लाह ताला ने कोई अच्छा रख रखा। 370 से भी और बड़ी चीज़ें हैं। कांग्रेस पार्टी का दिल हमेशा बड़ा है, हम इसलिए उसी पर नहीं रुकना चाहते। वंस कांग्रेस गेट्स पावर वी विल थिंक बिगर देन 370 पार्टी। 370 देने वाले हम। जब हम हाइपोथेटिकल जवाब देना कोई मतलब नहीं, मगर जब हम पावर में आएंगे हम 370 से भी उसका बाप देने के लिए तैयार है, उससे भी बड़ी चीज। लेकिन जिसको लोग कहते हैं वो खोखला हुआ था, तो कांग्रेस ने खोखला नहीं किया था। अगर किया था उन जमातों ने जिनको आपने यहाँ पावर दिया था, वो अपनी कुर्सियों के खातिर टाइम टू टाइम समझौते की। आपको मैं अटल बिहारी वाजपेयी की बात, बहुत सुंदर बात उसने कही, वो उन्हीं का लीडर है। उसने कहा दोस्त बदले जा सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। इस हकीकत से तो कोई नहीं सोच सकता है कि हमारा जोग्राफिया आपस में मिला हुआ है, हमारे 10 कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं मगर 10 जगह हमको दोस्ती भी करनी होगी अपने लोगों की भरपाई के। आज न करे, कल न करे, परसों न करे, बट अल्टीमेटली 70 साल से चला आया एक सिलसिला, तो आगे भी वो चीज़ के बगैर कोई मतलब एक मुस्तहकम रास्ता आगे नहीं बनेगा जब तक न बातचीत। हाँ, फर्स्ट सेम से
और हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, उसमें बफरिंग होती थी, या तो टीचर्स को काम होता था या टीचर्स बेगर्जी सान पढ़ाते थे, पता नहीं क्या होता था, नेटवर्क इशू होता था। उन लोगों ने सिलेबस कंप्लीट भी नहीं किया है। हम सीयू वाले हमें बोल रहे हैं कि सिलेबस 20 दिन पहले कंप्लीट हुआ है, लेकिन सिलेबस ऑर्गेनिक अभी कुछ नहीं हमारा इशू है। ऑर्गेनिक का एक चैप्टर हमारा कंप्लीट है। उसके बाद हमारा एग्जाम होने वाला है ऑफलाइन। दैट डजंट मीन कि हम पूरा प्रिपेयर है। इन लोगों ने पूछा भी नहीं स्टूडेंट से कि एग्जाम पूरा आप प्रिपेयर हो, सिलेबस कंप्लीट है, टीचर्स ने कैसे पढ़ाया। वो लोग बोल रहे हैं कि अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन हुआ कि आप बोल रहे हैं कि हम चीटिंग करेंगे। चीटिंग से ये मतलब नहीं है कि हम मतलब नकल करेंगे, ये ऑफलाइन ही ले जाए, लेकिन उतना जितना टीचर्स ने हमें कंप्लीट किया है उतना ऑफलाइन ले लें। हमने खाली एटलीस्ट 70% में से 20% या 30% पढ़ा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने किसी ने कंप्लीट नहीं किया है। ये आप सबसे पूछ सकते हो, बीएससी स्टूडेंट से सबसे पूछ सकते हो। किसी के पास में गए, उन लोग ने बोला, हमने बोला परसों कल बोला कि हम 50% ही रख लेंगे, 50% एग्जाम दे दो और 20th से एग्जाम दे दो। हमने सोचा ठीक है, हम प्रिपेयर कर लेंगे। उनके पास हमें क्या प्रूफ है? हमें प्रूफ है कि हम गए थे उनसे बोलने कि सिलेबस थोड़ा कम कीजिए, हमारा पूरा नहीं हुआ है सिलेबस कंप्लीट, बट उन्होंने वहां पे बोला ठीक है कर देंगे, लेकिन आज वो बुरे नहीं पूरा 100%। हम पे एडमिशन हम लेके रहेंगे, एडमिशन जो तुम ना दोगे, एडमिशन हम छीन के लेंगे, एडमिशन अरे हमको अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हमको अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हमको अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। मनहास, स्टेट सेक्रेटरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विद्यार्थियों द्वारा यह प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है जिस प्रकार से स्टूडेंट्स 86-90% लेने के बावजूद भी उसको क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा है, और स्टूडेंट्स विद्यार्थी पिछले 1.5 हफ्ते से लगातार प्रदर्शन कर रहा है। उसी प्रदर्शन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज कालियाँ पट्टियाँ बांधकर विद्यार्थी, जो प्रशासन गहरी निद्रा में सोया हुआ है, जो प्रशासन ये कह रहा है कि हम एडमिशन देंगे, परंतु अभी तक उन्होंने एडमिशन पोर्टल नहीं खोला हुआ है। जो पूरी तरह जो एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, चाहे वो क्लस्टर विश्वविद्यालय हो, चाहे हायर एजुकेशन जम्मू कश्मीर का हो, वो अभी तक सीट्स को बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है, इनटेक कैपेसिटी को क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है। उसी संदर्भ में आज विद्यार्थी जो है काली पट्टियां बांधकर जो है पत्रकार वार्ता रखी हुई है वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपकी सरकार की ऐसी क्या योजना है कि हमारे बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और जिनको आपने नौकरी दी भी हुई है उनको भी आप नौकरी से निकालते चले जा रहे हैं। कि जिस प्रकार से आपने कल 1700 से ज़्यादा मेडिकल डिपार्टमेंट के हेल्थ वर्कर्स को निकाल दिया और उनके ऊपर इतनी बर्बरता पूर्वक आपने कल लाठी चार्ज करवाई, और इसकी हम बड़े कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपको, मनोज सिन्हा साहब, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार जी को, डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर साहब को, और जम्मू के डीसी अंशुल गर्ग साहब को ये मेमोरेंडम और ये गुजारिश करता हूं कि ये हेल्थ वर्कर्स जो बच्चे आपने निकाले हैं, इन्हें राजभवन में बुलाएं या अपने अपने दफ्तरों में बुलाएं, ताकि और इनका मसला हल करें। आपने हमारे पहले डेंटल सर्जन्स जो थे उनको आपने 13 सालों से कोई नौकरी नहीं दी, और आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में रोजगारी की बरसात हो गई है, तो वो कहाँ पे है? और हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि अगर आज के बाद, और साथ में हम 72 घंटे का समय, 3 दिनों का समय सरकार को देते हैं कि अगर हेल्थ वर्कर्स की जो इनडेफिनिट एजिटेशन के ऊपर आज भी बैठे हुए हैं, अगर उनके मांगों को पूरा नहीं किया गया तो मिशन स्टेटहुड जो पहले दिन से ही उन्हें समर्थन कर रहा है, जब तक उनकी मांगे
ये बजाय राहत देने के, बजाय राहत पहुंचाने के नत नए कवानीन से जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग तलब किया जा रहा है। नए कवानीन लागू करके यहाँ के नौजवानों के मुस्तकबिल को मखदूश बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल को ख़त्म करने के लिए कुल्हाड़ी हाथ में ले रखी है। मेरा मुतालबा है मरकज़ी सरकार से कि हालिया जो MBBS MD कोटे में 50% कमी की गई है, उस आर्डर को फौरी तौर रिवोक करने की ज़रूरत है। यहाँ जम्मू कश्मीर में पहले से ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पहले से ही महदूद हैं, वो पहले से ही कलील हैं। लिहाजा इस तरह के शाही फरमान से और ज़्यादा यहाँ के नौजवानों के मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। यहाँ तो पहले से ही यहाँ के लोग एक तो कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे हैं, दूसरा 5 अगस्त के बाद से ही जम्मू कश्मीर में जो नामसाइद शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने यहाँ प्रदर्शन किया है, हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर के जो प्रदेश के भूमि पुत्र हैं उनको नौकरियों के अंदर आरक्षण दिया जाए। देखिए, इसके साथ ही हमारी मांग है कि दैनिक वेतनभोगी जो है लगातार यहाँ पर हड़तालें कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उनको जो है जल्द से जल्द पक्का किया जाए और आयु सीमा के ऊपर जो नौकरियों के अंदर स्थानीय लोगों की जो आयु सीमा रखी गई है उसके अंदर बदलाव किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। देखिए, लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के वहाँ के जो उपराज्यपाल जी हैं उन्होंने हाल ही के अंदर अपने वहाँ की जनता को तो ये रियायतें दी है और हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से भी अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यहाँ की सरकारी और निजी क्षेत्र के नौकरियों के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए। आयु सीमा को जो है वो 2 साल बढ़ाया जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का युवा पिछले 4 सालों से लगातार जो है कोरोना महामारी और 370 का जो है हटने के कारण उनके लिए नौकरियों के बहुत कम अवसर उपलब्ध हो पाए हैं। इसके साथ ही जो दैनिक वेतनभोगी जो 60 से 70 हज़ार लोग हैं जो पिछले कई महीनों से सड़कों पर हैं, उनकी मांगों को माना जाए, उनके हक के अंदर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए और उनको जो है जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर पक्की नौकरी दी जाए। उन्होंने 70,993 रुपया जो है उनकी देनदारी बनती है सरकार को, जो उन्होंने नहीं दिया है। एक कोई मनोहर लाल हैं, बीजेपी के वर्कर हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, ये कार्यकर्ता है बीजेपी की। इन्होंने भी गांधीनगर में सरकारी आवास के ऊपर कब्जा किया हुआ है और इनके 92,104 रुपया इनके खाते जो है बकाया बनता है, जो इन्होंने 1 रुपया भी इसमें से नहीं दिया है। इसी तरीके से बाली भगत हैं, कविंदर गुप्ता हैं, जो गैर कानूनी तरीके से इन बंगलों को दबाए हुए हैं और इन बंगलों में ना तो इन्होंने किराया दिया है और स्टेट डिपार्टमेंट तमाम कंफर्ट्स और लग्जरी सरकारी खर्चे के ऊपर खरीद कर इनको वहाँ मुहैया कर रही है। इसी तरीके से जो इनके सहयोगी हैं, अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी गैर कानूनी तरीके से बंगले अलॉट किए हुए हैं दफ्तर बनाने के लिए गांधीनगर, और असेंबली डिसॉल्व होने के बाद कोई कानून नहीं है ऐसा कि इनको ये यहाँ अलॉट किए जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि उनके साथ चलने वाले हैं इसलिए इनको भी यहाँ बंगले दिए गए हैं। जिस तरीके से एक लूट मचा रखी है, सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है, ये सरासर एक बहुत बड़ा स्कैम है और विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशन पे हैरानगी की बात है कि इन लोगों को पूछने के लिए तैयार नहीं है, वो भी खामोश बैठी हुई हैं। और इस मिली भगत में ऐसा लगता है कि पूरी शमूलियत इन तमाम अदारों की लगती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय कहाँ हैं आप तो ट्रांसपेरेंसी के दावे करो,
आप तो ये कहते थे कि गुड गवर्नेंस और बड़ी बड़ी कस्में आप खाते हैं, आपकी सरकार खाती है, लेकिन खुलेआम जो सरकारी खजाना